Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. So you all know we have started the hypersensitivity chapter. We have completed the types of the hypersensitivity, 4 basic types of the hypersensitivity we have learned, and along with that we have also seen how the different hypersensitivities take place in the body, okay, how the immune system defects led to the hypersensitivities, okay. And in this lecture we are going to study the next part of this chapter, which is the autoimmune diseases, okay. We are going to see what is autoimmunity, what are the types of the autoimmune diseases, how the autoimmune responses are generated in the body, what are their mechanisms we are going to see, okay. So let's start. So in the last semester also we had a hint or the glimpse about the autoimmunity, okay. I have told you about it. So if we revise those things, the autoimmunity means what? Though हमारी normal immune system जो होती है, it has been designed so that we can defeat or protect ourselves from the different kind of the viruses, bacteria, or any kind of the agent that causes damage to us, okay. It is not related to always the microorganism, but also any kind of the damage that has been caused to our body can be we can say prevented or can be recovered using the immune system, okay. So when the immune system is not able to function properly, okay, if it is not able to carry out the mechanism properly, then it can lead to the some kind of a disorders. Maybe it may be the hypersensitivity or it may be the autoimmune disease. मतलब जब हमारे बॉडी जो हमारे लिए इम्यून सिस्टम बनाती है, ऐसी इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो हर चीज़ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, लेकिन कभी कभी उस प्रोटेक्शन में जो है कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। तभी हमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिसीजेस होते हैं, जिसको हम इम्यून डिसीजेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें से हमने एक पार्ट भी देखा हाइपर सेंसिटिविटी। जब हमारी इम्यून सिस्टम हाइपरली सेंसिटिव हो जाती है तब कुछ हमें डैमेज करने लगती है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। एंड इन दिस सेशन जो हम ऑटो इम्यून डिसीजेस की बात करते हैं, तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स वॉट? जब हमारी नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जो नॉर्मली जैसे फंक्शन करनी चाहिए वो वैसे नहीं कर पाती, उसको नहीं समझ आता कि अपने सेल्स कौन से हैं, बाहर के सेल्स कौन से हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो अपने बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को एज अ फॉरेन कंसिडर करने लगती है, ठीक है, और अपने ही सेल्स को डैमेज करने लगती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑटो इम्यूनिटी, ओके। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आती है कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या, कि ऑटो एंड इम्यूनिटी मतलब अपने ही लिए हमारी ही इम्यून सिस्टम हमें ही डैमेज करने लगे, हमारे ही प्रोटेक्शन के चक्कर में। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरेन एंड सेल्फ इज़ बीन लॉस्ट, ठीक है। इम्यून सिस्टम की जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम को पता होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ कि हमारे अपने बॉडी सेल्स जो है उसको डैमेज नहीं करना है, बस जो फॉरेन सेल्स है, जो हमारे बॉडी सेल्स से थोड़े अलग होते हैं, उनको डैमेज करना है, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर वही ट्रेनिंग बाय एनी रीज़न, ठीक है, अब वो कौन सी रीज़न है हम आगे जाके देखेंगे, बट बाय एनी रीज़न वो ट्रेनिंग काम नहीं आती, वो ट्रेनिंग जो है वो बिगड़ जाती है, कुछ हमारी इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाती है, हमारी बॉडी डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम को नहीं समझ आता कि हमारे सेल्स कौन से हैं, हमारे टिश्यूज़ कौन से हैं एंड फॉरेन के सेल्स कौन से हैं। एंड दे स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, दे स्टार्ट टू अटैक आवर ओन इम्यून सिस्टम, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज व्हाट? ऑटो इम्यूनिटी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको दिखेगा, दैट इज़ द सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन। जो ये इम्यूनिटी कॉज करने वाली जो दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑटो एंटीजन्स और सेल्फ एंटीजन, और दूसरे होते हैं ऑटो एंटीबॉडी। सेल्फ एंटीजन को ही ऑटो एंटीजन कहा जाता है, मतलब वो ऐसे एंटीजन से जो अपने सेल से, आपके स्किन सेल से, आपके टिश्यू सेल से, आपके आई सेल से, आपके जो है लीवर सेल्स हैं, जो भी सेल्स हो जो खुद अपने हैं, दे आर नोन एज व्हाट? ऑटो एंटीजन्स। क्योंकि हर सेल के ऊपर इपिटोप्स रहते हैं, एंटीजन्स रहते हैं, सो वी कंसिडर देम एज एंटीजन, ओके।
उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है, उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी होने वाली है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग विच कम्स इन द कंसिडरेशन इज द ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज करती है वो है ऑटो एंटीबॉडीज। मतलब ये जो ऑटो एंटीजेंस है, अब वो एंटीजेंस नहीं है एक्चुअली, वो अपने सेल्स है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको एज अ ऑटो एंटीजेंस ले रही या फिर एज अ एंटीजन ले रही, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है एंड दैट्स हाउ वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है अपने ही सेल्स के लिए, मतलब अपने ही स्किन सेल्स के लिए वो एंटीबॉडी बनाने लगती है। उसको बोला जाता है ऑटो एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बनाई गई है, जो हमें नुकसान कॉज करने वाली है, दैट इज़ नोन एज दी ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है। देन द थर्ड टर्म यहाँ पे जो आती है वो ऑटो इम्यूनिटी, ओके, दैट इज़ नोन एज द ऑटो एलर्जी। मतलब खुद के ही सेल्स के लिए एलर्जी होना इज नोन एज द ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मीन्स वॉट? द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। मतलब क्या कि हमारे जो एंटीबॉडीज़ है, ओके सॉरी, हमारे जो खुद ने सिक्रीट की हुई एंटीबॉडीज़ खुद के ही सेल को डैमेज करने लगे, जो मैकेनिज्म हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें डैमेज करने लगे, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ ऑटो एंटीजन्स को किल करने लगे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज दी ऑटो इम्यूनिटी। तो वो सेल मेडिएटेड भी हो सकती है या फिर ह्यूमरल भी हो सकती है, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकती है एज वेल एज सेल मेडिएटेड, लाइक लिम्फोसाइट्स, लाइक मैक्रोफाजेस, उससे भी की जाती है ऑटो इम्यूनिटी। नाउ अब तक ऐसे 80 डिसीजेस पाए गए हैं जो ऑटो इम्यूनिटीज़ की वजह से है, ठीक है। मतलब ये अभी तक 80 डिसीजेस ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है, जो हमारी ही बॉडी के डिसफंक्शन की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से हमें ही डैमेज होने लगता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑटो इम्यून डिसीजेस। एंड अभी तक 80 ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेस डिस्कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नाउ ऑटो इम्यून डिसीजेस की अगर बात करें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर्स इन विच द टिश्यू इंजुरी इज कॉज्ड बाय द ह्यूमरल और द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सेल्फ एंटीजन, ठीक है। सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो अपने ही एंटीजन्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमरल और द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज द ऑटो इम्यून डिसीज। ऐसे डिसीजेज जो कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ द सेल्फ एंटीजन्स, सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट ही कुछ ह्यूमरल सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने लगता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑटो इम्यून डिसीजेस। इस नॉर्मल चीज़ की वजह से एबनॉर्मल चीज़ होने लगती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑटो इम्यून डिसीजेस। नाउ नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप को कभी भी अटैक नहीं करना है, अपने सेल्स पे कभी भी अटैक नहीं करना है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीजेस में ऐसा होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल्स पे या फिर अपने सेल्स पे अटैक करने लगती है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। नाउ दिस अटैक जो अपने ही सेल्स पे होता है, इट कैन बी अगेंस्ट अ वेरी स्पेसिफिक टिश्यू या फिर बहुत सारे टिश्यू या फिर ऑर्गन के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। एक सेल के अगेंस्ट हो सकता है, एक टाइप के सेल के अगेंस्ट हो सकता है, एक टाइप के टिश्यू के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर बहुत सारे टिश्यूज़ या फिर बहुत सारे सेल्स के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऑर्गन पे भी टारगेट कर सकती है ऑटो इम्यून डिसीज। ये हम देखेंगे कैसे होते हैं ये लोग, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी सेंट्रलाइज कि सेल्स को ही होगा, वो टिश्यू को भी हो सकता है, वो ऑर्गन को भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सा डिसीज़ है, ठीक है, या कौन सी ऑटो इम्यूनिटी है। नाउ ऑटो इम्यूनिटी ऐसी जो है बीमारी है, ऐसी डिसीज़ है जो एक बार शुरू हो गया या किसी को हो गया तो उसको हम लोग कभी एलिमिनेट नहीं कर पाते, कभी भी क्योर नहीं कर पाते, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। इसलिए दो अभी तक थोड़े बहुत ऐसे रिसर्चेस हुए हैं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे शायद क्योर कर सकते हम लोग, लेकिन इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो एलिमिनेट हम लोग कर सकते कम्प्लीटली। उसको हम कहीं आराम दिला सकते उस पेशेंट को, हम इम्यूनो सप्रेस कर सकते उसको, लेकिन उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑटो इम्यून डिसीज़ अगर एक बार हुई तो हो गई, ठीक है। सो दैट्स द मेन वेरी मच आई वुड से कंसर्न की चीज़ है या फिर एक फियर की चीज़ है कि ऑटो इम्यून डिसीजेज एक बार हुई तो वो क्योर नहीं हो पाती। नाउ
अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या है ऑटो इम्यून डिसीजेज़ के, या फिर कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो मेन पहला पॉइंट देखने वाले हैं कि ऑटो, अब ऑब्वियस सी बात है हमारी नॉर्मल सी इम्यून सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है अचानक से कि वो हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू करती है। तो उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जो नॉर्मली जैसे वर्क करना चाहिए वो वैसे नहीं करती, एंड इसी की वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं। तो हम आज देखेंगे कि वो कैसे जो है हमारी नॉर्मल सिस्टम कैसे एबनॉर्मल हो जाती है। अब उसके लिए कौन से रीज़न से आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट्स नोन एज द इम्यूनो पैथोलॉजिकल मैकेनिज़म्स या फिर मैकेनिज़म्स ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आए कि मैकेनिज़्म बताओ या फिर जो है कॉजेज़ बताओ या फिर इम्यूनोपैथोलॉजिकल मैकेनिज़म्स बताओ या फिर इम्यूनोपैथोलॉजी बताओ, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल थिंग्स आर सेम। ठीक है, इससे हम क्या स्टडी करने वाले कि कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं जिससे ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है, कौन से रीजंस होते हैं। ओके, तो पहला एक रीज़न है कि एंटीजेनिक अल्ट्रेशन। ठीक है, अब एंटीजेनिक अल्ट्रेशन मतलब क्या, हमारे बॉडी सेल से, ठीक है, नॉर्मल बॉडी सेल से हमारे, लेकिन हुआ क्या कि कोई रेडिएशन आया, लाइक यूवी रेडिएशन, उसकी वजह से मेरे सेल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, या फिर कोई केमिकल आया जिसके कांटेक्ट की वजह से मेरा स्किन सेल्स है वो चेंज हुए। ठीक है, या फिर कुछ अल्ट्रेशन आए बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन, बिकॉज ऑफ वायरल अटैक, कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, उसकी वजह से मेरा सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, अल्टर हुआ। तो उससे होता क्या है, वो सेल जो नॉर्मली, ठीक है, इट इज़ सर्कुलर इन द फॉर्म, अब थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, थोड़ा सा इरेगुलर हुआ, या फिर उसके कोई अमाइनो एसिड में चेंज आ गया छोटा सा, तो होगा क्या, मेरी बॉडी अब जो ये नॉर्मल थी सेल वो एबनॉर्मल हो गई है, तो इस एबनॉर्मल सेल के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ओके, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो इस सेल के अगेंस्ट है, इसकी मेमोरी भी बना के रखेंगी। ठीक है, मेमोरी सेल्स भी बना के रखेंगी, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, तो ये सेल अब जितना भी चेंज हुआ है वो बहुत माइनर हुआ है। तो ये जो ओरिजिनल सेल है जो इससे बहुत मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट 99%, तो होता क्या है कि ये सेल भी हमारे बॉडी के लिए दुश्मन बन जाती, क्योंकि इस सेल में चेंज हुआ है मतलब हमारे बाकी के सेल्स में भी वो, अब वो बाकी के सेल्स भी उसके जैसे ही है, लेकिन उसमें वो अल्ट्रेशन नहीं है, बट है तो वही। ठीक है, तो इसके लिए बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि ये शायद अल्टर्ड सेल है, तो वो अपने सेल को भी इस सेल के जैसे समझने लगती है, और ये जो ऑटो एंटीबॉडी जिसकी मेमोरी बनी थी वो इन पे अटैक करती है, और इसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल्स है वो भी डैमेज होने लगते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि शायद ये भी वही सेल है जो अल्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रीज़न भी होता है अल्टर्ड एंटीजेनिक रिएक्शंस। ठीक है, मतलब क्या कि एंटीजन हमारे बॉडी का अल्टर हो चुका है, इसकी वजह से दूसरे जो नॉर्मल सेल्स है उनके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड रीजन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ द सिक्वेस्टर्ड और हिडन एंटीजन। इसके नाम में इसका जवाब है कि सिक्वेस्टर और हिडन एंटीजन की वजह से जो है हमारी बॉडी ऐसे एंटीजन्स के बारे में जानती नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी जो आइज़ है, ठीक है, आपकी जो आइज़ में जो लेंस की जो एंटीजन होता है ना, जो आपके लेंस को बनाता है, वो एंटीजन बहुत अंदर है। ठीक है, नर्व टिप, आई वुड से एक टिप आपकी जो आई मसल्स है उसके बहुत अंदर है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी फीटल स्टेज पे होते हो आप, ठीक है, अब इम्यून सिस्टम जो भी है ना, हमारी पूरी इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड से होकर जाती है। ठीक है, मतलब जो भी इम्यून सिस्टम है वो हमारे ब्लड में है। तो ये जो आपके आई एरिया है या फिर आपके ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं, लाइक ब्रेन सेल्स होती है, वहाँ पे आपका ब्लड नहीं जाता, तो वो सेल के बारे में हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ पता नहीं होता कि ऐसे भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता होता, क्योंकि वो हिडन है, कहीं पे प्रेजेंट है, लेकिन वो हिडन स्टेट में है, वो खुल के सामने नहीं आते या फिर सर्कुलेशन के कांटेक्ट में नहीं आते। तो वो कौन से सेल है, लाइक लेंस सेल या फिर आपके ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो ऐसे सेल्स के बारे में हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ नॉलेज नहीं होता। इसकी वजह से होता क्या है कि वो सेल्स हमेशा के लिए छुप के रहते हैं। ठीक है,
लेकिन इवन उसके फीटल स्टेज में जब हमारी बॉडी को, हम जब फीटल स्टेज में होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे सेल्स के अगेंस्ट तुम्हें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है और ऐसे सेल्स के अगेंस्ट नहीं करना है। उस टाइम पे भी आई के सेल्स जो होते हैं, जो लेंस के सेल्स होते हैं, वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं होते ब्लड सर्कुलेशन के। इसके वजह से वो लोग जो है उसकी इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं होता कि ऐसे भी सेल्स है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज आपके आई को इंजुरी हुई, ठीक है, तो एक आई को इंजरी हुई, उसकी वजह से वो लेंस सेल जो है गलती से सर्कुलेशन में आ गए, तो वो जो लेंस सेल है वो एंटीजन बन गया, ठीक है, हमारे नॉर्मल। अब वो हमारा ही सेल, लेकिन हमारी बॉडी को पता नहीं, क्योंकि वो इतने दिनों तक छुपा हुआ था, आज एकदम से सामने आ गया, हमारे सर्कुलेशन में आ गया। तो हमारी बॉडी को ये बात पता नहीं है कि वो अपना सेल है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीजन्स बनाएगी, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करेगी और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स बना के रखेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आई को इंजरी हुई है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, तो एक आई पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा क्योंकि उसके लेंस सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन हमारा जो दूसरा आई नॉर्मल है वो भी इसके साथ डैमेज होगा, क्योंकि उसमें भी जो लेंस सेल्स है उसके लिए हमारी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनाई है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस आई को भी, जो दूसरा आई है, जो नॉर्मल आई है, उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी और पर्सन में गेट ब्लाइंड। तो ये एक एग्जाम्पल है। एज वेल एज जो स्पर्म सेल्स होती है ना, अब स्पर्म हमारे में नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहता, वो प्यूबरिटी में आता है, स्पेशली जेंट्स में, आई वुड से जेंट्स में वो प्यूबरिटी के टाइम में आता है, मेंस में वो प्यूबरिटी के टाइम में आता है, पहले से उनमें प्रेजेंट नहीं रहता। तो वो हमारे बॉडी के लिए, उनके बॉडी के लिए एक नया सेल है। तो इसलिए होता क्या है कि जब प्यूबरिटी आती है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहता है इन द स्पर्म, आई वुड से सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, उसमें वो पूरी तरह से स्पर्म प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन होता क्या है, जब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल अगर डैमेज हो जाए किसी की इन्फेक्शन के वजह से या इंजुरी की वजह से, तो ये स्पर्म जब सर्कुलेशन में आ जाता है तो बॉडी वो उसको एंटीजन के जैसे कंसिडर करती है और स्पर्म के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। तो उससे भी कुछ डिसीजेस हो सकती है, जिससे स्पर्म सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होती है कम्प्लीटली। तो ये होती है सिक्वेस्टर एंटीजन, मतलब एंटीजन छुपे हुए हो तो हमारे बॉडी को पता नहीं चलता कि ऐसे भी एंटीजन्स हमारे बॉडी में है। तो अगर वो गलती से सर्कुलेशन में आ जाए तो उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है, गलती से होता है ये, ठीक है। दूसरा एक है न्यू एंटीजन्स, जैसे मैंने आपको बताया अल्टर्ड एंटीजन को ही न्यू एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज द सीजेशन ऑफ टॉलरेंस, मतलब क्या कि जो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो टॉलरेंट होते, इम्यूनो टॉलरेंट होते, ठीक है। होता क्या है, तो हमारे जब टी या बी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से अल्टर हो जाए, उनके फंक्शंस अल्टर हो जाए, तब ये चीज़ होती है कि वो नहीं पहचान पाते कि हमारे सेल कौन से हैं एंड दूसरे सेल्स कौन से हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो जीन्स अगर डिफेक्टिव हो जाए तो वो एंटीबॉडीज़ आपको भी नहीं पता किसके अगेंस्ट होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकती है। देन दिस फैक्टर्स, उनका एग्जैक्ट रोल नहीं पता, लेकिन हाँ ये भी इफेक्ट करती कि टी एंड बी सेल के जो एंटीजन्स है, सॉरी टी एंड बी सेल है, उनका अगर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यस इट कैन आल्सो रिजल्ट इन द ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर पाए तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जो मेजर रोल है उन्हीं का है। तो अगर वो एंटीबॉडीज गलत सिक्रीट करने लगे, अपने ही सेल के अगेंस्ट सिक्रीट करने लगे, तो इट कैन लीड टू द ऑटो इम्यून डिसीजेस। क्रॉस रिएक्टिविटी इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल। तो क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब क्या होता, क्या है कि कुछ जो एंटीजन्स होते हैं वो हमारे अपने एंटीजन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जो शीप होती है, ठीक है, एक शीप को इन्फेक्ट किया जाता है विद द रैबिस वायरस। तो जो शीप है, ठीक है, उसके ब्रेन में वो रैबिस वायरस का इन्फेक्शन किया जाता है और वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारे में सिक्रेट की जाती है या फिर हमारे में इंजेक्ट की जाती है फॉर द वैक्सीनेशन। लेकिन ऐसा पाया गया था कि जो शीप के ब्रेन सेल्स होते, ठीक है, वो हमारे जो ब्रेन सेल्स है उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी, जो शिप के ब्रेन में हमने बनाई थी, जब हम वो एंटीबॉडीज़ हमारे जो अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, मेमोरी सेल्स सब जनरेट हो जाते। लेकिन अब वो जो मेमोरी सेल्स है जो शिप के ब्रेन सेल्स के अगेंस्ट है, तो शिप और हमारा ब्रेन एकदम मिलता जुलता है, ब्रेन सेल्स एकदम मिलते जुलते हैं। तो होता क्या है, वो जो मेमोरी एंटीबॉडीज़ होती है वो जो शिप के लिए ओरिजिनली बनी हुई होती है वो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करने लगती है, क्योंकि उसको लगता है ये शिप के जैसा ही है, मतलब ये अपना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रेन सेल्स भी
जो है सिक्वेस्टर एंटीजन्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन सेल्स को एज अ फॉरेन कंसिडर किया जाता है और ब्रेन को डैमेज करने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है और उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। नाउ एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक स्ट्रेप्टोकोकल एम, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल जो एक बैक्टीरिया है आपको पता है, तो उसका जो एम प्रोटीन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और हमारे हार्ट के जो मसल्स है उसका स्ट्रक्चर बहुत सेम है एक्चुअली। तो होता क्या है, अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ है और आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट मेमोरी जनरेट की है, तो वही मेमोरी या फिर वही एंटीबॉडीज़ हमारे हार्ट को भी डैमेज करते हैं और उसकी वजह से डिसीज़ होता है और पर्सन में ऑल्सो गेट किल्ड। तो वो भी एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसीज है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन। नाउ द फिफ्थ टाइप इज द लॉस ऑफ इम्यूनो रेगुलेशन। मतलब क्या कि टी एंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, टी एंड बी सेल्स की एक्टिविटी अगर लोअर हो जाए या फिर टी सेल्स बी सेल्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होने लगे कि उनको इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करना है, तो यस दिस कैन ऑल्सो लीड टू दी ऑटो इम्यून डिसीजेस। इसके अलावा एक और चीज़ है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मतलब क्या कि जो हमारी बॉडी सेल, ओके, जैसे मैंने आपको बताया एक स्ट्रेप्टोकोकल का एक इन्फेक्शन होता है जो एंटीजन्स होते हैं, जो नॉर्मल एंटीजन्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया के एंटीजन, ठीक है, तो वो मिमिक्री करने लगते हैं हमारे अपने सेल्स की ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे हमारे बॉडी में। तो एक स्ट्रेप्टोकोकाई का एक स्ट्रेन है, ठीक है, वो जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमारे उसके ऊपर ऐसे एंटीजन्स रहते हैं जो मिमिक करते हैं हमारे जो किडनी के ग्लोमेरुलस सेल्स होती है, ठीक है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उससे मिलते जुलते ये स्ट्रेप्टोकोकाई के ऊपर एंटीजन्स होते हैं। तो होता क्या है, जब स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे बॉडी में आता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो होता क्या कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस होती है, वो इलिमिनेट भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो एंटीबॉडीज, वो जो मेमोरी बनती है, वो मेमोरी हमें नुकसान करती है क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ फिर हमारे ग्लोमेरुलस को भी इन्फेक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं और उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटाइटिस। ओके, तो ये डिसीज़ होता है बिकॉज ऑफ दी मिमिक्री, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए मिमिक्री करता है, लेकिन प्रॉब्लम हमें हो जाती है, वो एलिमिनेट होने के बाद हमारे ग्लोमेरुलस के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज दी ऑटो इम्यून डिसीज़। तो ये कुछ कॉजेज़ है जो ऑटो इम्यून डिसीजेस में रोल प्ले करते, लाइक सिक्वेस्टर्ड एंटीजन हो, एंटीजेनिक अल्ट्रेशन हो, या फिर क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन हो, या फिर मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो, एज वेल एज दी अल्टर टी सेल एंड बी सेल फंक्शन। इसके अलावा एक दो मैकेनिज्म और भी है, फॉरबिडन क्लोन इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो नॉर्मल सिस्टम होती है, ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो इम्यूनो कम्पैटेंट होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि ये हमारे सेल्स हैं, इनको डैमेज नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ अल्ट्रेशंस की वजह से क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने ही सेल्स को डैमेज करने लगती है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ फॉरबिडन क्लोन्स। मतलब जो क्लोन्स अब कभी कभी क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल आपको मैंने पॉजिटिव निगेटिव सिलेक्शन सिखाया था, ठीक है, उसमें होता क्या है कि क्लोन सिलेक्शन प्रोसेस की जाती है। मतलब क्या कि ऐसे सेल्स को, ऐसे टी सेल या फिर बी सेल को एलिमिनेट किया जाता है जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करे, ठीक है, ऐसे टी सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन गलती से क्या होता है कि कोई टी सेल्स आ जाए हमारी इम्यून सिस्टम में फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे कि वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स जनरेट करे, अगर वो गलती से सिलेक्ट हो जाए, वो आ जाए, तो एक टाइम आता है जब शायद वो बच्चा बड़ा भी हो जाए, तो उसके कुछ लाइफ के स्टेज पे वो अचानक से वो क्लोन जो है वो जागने लगते हैं। एंड इसकी वजह से होता क्या है, वो अब जैसे सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं तो वहाँ उसके ही सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ फॉरबिडन क्लोज। मतलब कहीं पे छुपे हुए थे बहुत सालों तक, अचानक से वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तभी के टाइम से छुपते छुपाते आते हैं बॉडी में एंड एक टाइम पे वो डैमेज भी कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीक्लोनल सेल एक्टिवेशन भी एक टाइप का मैकेनिज्म है। मतलब क्या कि बी सेल जो होते हैं, जो नॉर्मली एक आपको पता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए तो कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होंगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से या कुछ एंजाइम एंटीबायोटिक्स की वजह से होता क्या है कि जो हमारी
बी सेल्स होते हैं जो नॉर्मली एक्टिवेट होने चाहिए, उसकी जगह दूसरे बी सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं। तो होता क्या है, वो दूसरे बी सेल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, वो और ज़्यादा टॉक्सिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि डिफरेंट डिसीजेस होते हैं, ठीक है। लाइक वो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगते हैं अलग से, और उसकी वजह से डिसीजेस होते हैं। लाइक दी वन एंटीबॉडी इज देयर आईजीएम जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है, जो नॉर्मली सिक्रेट नहीं होनी चाहिए, वो तब सिक्रेट होती है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है इन द इम्यून सिस्टम, मतलब जो बी सेल एक्टिवेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो हम गलती से दूसरे एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वजह से भी जो है ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकती, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ इनकी वजह से प्रोड्यूस होती वो एंटीबॉडीज़ अच्छी नहीं होती, वो हमारे नॉर्मल सिस्टम को पूरी तरह से हैम्पर करती थी। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज दी पॉलीक्लोनल बी एक्टिवेशन। मतलब बहुत सारे बी सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाए, वो भी गलत वाले, ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। तो आपको कौन से मैकेनिज्म याद रखने हैं? सिक्वेस्टर हिडन एंटीजेंस, न्यू एंटीजन जिसको हम बोलते हैं अल्टर्ड एंटीजेंस, सिजेशन ऑफ द टॉलरेंस, देन क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजेंस, लॉस ऑफ इम्यूनो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स है जिससे क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। इस लेक्चर में आपने सीखा कि ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होती है, एज वेल एज दी mechanisms through which the autoimmune diseases takes place in the person. Okay, how the autoimmune diseases are going to take place, how the different reasons or mechanisms alter the normal immune system to generate the autoimmune diseases. Okay, so that's about it. I hope you understood the lecture, and kindly do comment your attendance in the comment section. Thank you. Keep watching.